नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि कल तक हमने देखो वो फर्स्ट यूनिट जो थी आपकी वो कंप्लीट हो गई थी हमारी, जिसमें हमने बहुत सी वस्तुओं का जड़त्व आघूर्ण और जिन भी अलग अलग शेप का हमने जड़त्व आघूर्ण या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। तो आज हम अपनी दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है उष्मागतिकी। थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, या फिर उष्मागतिकी कहते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में अगर हम देखें तो इसमें दो वर्ड हमको देखने को मिल रहे हैं। एक है थर्मो और दूसरा है डायनेमिक्स। जैसा कि मैंने पिछली यूनिट में भी आपको बताया था, डायनेमिक जो वर्ड है वो मोशन या गति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है उष्मा और दूसरा है गतिकी। तो देखो उष्मा गतिकी का मतलब, अगर उष्मा जो है वो गति करती है। अब उष्मा गति करती है, उष्मा किसका? ऊर्जा का ही एक रूप है। अब ऊर्जा गति करती है तो ऊर्जा के गति करने से क्या होगा? अगर किसी निकाय में ऊर्जा जो है वो गति कर रही है, मतलब ट्रांसफर हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, तो जिस भी निकाय के अंदर वो ऊर्जा जा रही है उसकी निकाय की ऊर्जा को वो क्या करेगी? परिवर्तन करेगी। ठीक है ना? तो यही चीज हम इस यूनिट में देखेंगे कि उष्मा के गति के कारण या उष्मा के स्थानांतरण के कारण क्या क्या नई चीजें हमको देखने को मिलती है, क्या क्या परिवर्तन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग ये यूनिट है थर्मोडायनेमिक्स। और अब रियल लाइफ में भी मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, कि उष्मा का स्थानांतरण होने से क्या क्या चीजें, आपको रियल लाइफ के भी एग्जांपल मैं बताता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो भी यूनिट है। इसका नाम है उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले जो यूनिट का नाम है उसी को हम डिफाइन करेंगे। जो भी इस यूनिट का नाम है उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स जो है, तो उसके नाम को ही हम सबसे पहले क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे या डिफाइन करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए अपने यूनिट का जो नाम है वो है थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में उष्मागतिकी। पीछे अभी आपने देख ही लिया है। तो उष्मागतिकी बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अब इसको अगर देखें, उष्मागतिकी ये जो हम यूनिट ले रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें तो अभी मैंने पीछे भी बताया था, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। या अगर इसको अगर दो वर्ड में डिवाइड करें तो एक वर्ड है थर्मो और दूसरा जो है वो है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स। अब ये डायनेमिक वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? मोशन के लिए या गति के लिए। अब हिंदी में तो देखो गति की वैसे ही दे रखा है तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले जो भी है उनके लिए भी देखिए तो थर्मो और डायनेमिक्स। और थर्मो वर्ड कब यूज किया जाता है? जब टेम्परेचर चेंज वाली चीज आती है, जब किसी वस्तु का ताप में परिवर्तन होता है, या ताप से रिलेटेड या तापमान से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं। अब वह तापमान भी किससे रिलेट करती है? उष्मा से। तो उष्मा क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। और हमको पता है कि हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही मिटा सकते हैं। इसके सिर्फ रूप को या इसके फॉर्म को हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एक एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। इसीलिए हम ऊर्जा को हमेशा क्या लेते हैं कि ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है? संरक्षित रहती है। अब चाहे वो किसी भी प्रकार की आप ऊर्जा लो, वो हमेशा संरक्षित रहेगी। अगर किसी वस्तु की हम कुल ऊर्जा भी अगर निकाले, जिसको हम कुल यांत्रिक ऊर्जा या टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, तो वो भी काइनेटिक उसकी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है, या गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। और उनका योग भी हमेशा कैसा रहता है? कंजर्व या संरक्षित रहता है। अगर किसी सिस्टम की या किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर अधिकतम है तो उसकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या रेस्ट पोजीशन पे है, तो तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो उसकी स्टोर्ड एनर्जी कहते हैं, उसमें निहित ऊर्जा जिसके कारण वो रुका हुआ है, तो वो ऊर्जा उसकी रेस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब उसकी अगर पोटेंशियल एनर्जी में हमको चेंज करना है तो हमको बाहर से कुछ अगर एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम बाहर से कुछ एनर्जी देंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी? परिवर्तित होगी। किसमें? गतिज ऊर्जा में। तो जो एक प्रकार की ऊर्जा थी वो ही दूसरे प्रकार की ऊर्जा में क्या होती है? परिवर्तित होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि गतिज ऊर्जा हमेशा, या कुल ऊर्जा जो है किसी वस्तु की या टोटल एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा कंजर्व रहती है। वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ क्या होती है? ट्रांसफर होती है। मतलब किसी भी वस्तु की जो कुल ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है, वो सिर्फ एक फॉर्म से या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है।
लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती, वो आगे से आगे परिवर्तित होती रहती है और उससे जो भी चीजें हमको मिलनी होती है वो मिलती रहती है। अब देखिए कैसे क्या एनर्जी में ट्रांसफर होने से किस प्रकार की एनर्जी, जो हम उष्मा ले, उष्मा भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो उष्मा प्रकार की एक उष्मा, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। इस प्रकार की ऊर्जा अगर किसी में स्थानांतरित हो रही है तो उससे क्या क्या परिवर्तन या चेंजेस हमको देखने को मिलता है, वही इस चीज को हम पढ़ेंगे। अब तो देखिए थर्मो वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, उष्मा के लिए यूज किया जाता है। तो उष्मा क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है, ये टाइप ऑफ एनर्जी है। क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी जो क्या करती है, हीट क्या है, हीट एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, हमेशा किसी भी वस्तु का तापमान को या इसके टेम्परेचर को डिनोट करती है। किसी भी वस्तु के तापमान का वो बताती है कि उसका कितना तापमान है, मतलब कितना बढ़ा या कितना कम हुआ, उसको डिनोट हीट ही करती है। कितनी उष्मा उसने दी या कितनी उष्मा किसी से ली, जब वो लेगा तो उसका तापमान बढ़ेगा, जब वो उष्मा किसी को देगा या ट्रांसफर करेगा किसी को तो उसको हम उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, तो वही चीज देखिए अब थर्मोडायनेमिक क्या होती है, थर्मोडायनेमिक्स किसको बोलते हैं हम, थर्मोडायनेमिक देखो इस वर्ड को देखे तो उष्मा और गति की, भाई ऐसी एक भौतिकी की एक ऐसी शाखा या विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम क्या करेंगे, अगर उष्मा के आदान प्रदान से किसी निकाय में जितने भी जो भी उसमें परिवर्तन होता है, उष्मा के परिवर्तन से किसी निकाय में जितनी भी राशियों में परिवर्तन होता है, चाहे वो ऊर्जा ले, चाहे वो उसका दाब ले, चाहे वो उसका ताप ले, चाहे वो उसका आयतन ले, अगर इन सारी चीजों में कुछ परिवर्तन होता है तो वो कैसे परिवर्तन हो रहा है, कितना रूप में परिवर्तन हुआ है, कितनी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, इन सारी चीजों के बारे में जो अध्ययन करना, उसी को हम उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। देखिए तो क्या होती है थर्मोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ, थर्मोडायनेमिक क्या है, द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी वर्क एंड टेम्परेचर एंड हाउ एनर्जी मूव्स एंड चेंजेस फॉर्म इन फिजिकल सिस्टम। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, हीट, स्टडी ऑफ हीट, अभी बता मैंने हीट क्या है, उष्मा, एनर्जी, एनर्जी और वर्क एक दूसरे, इन सारे एनर्जी के ही टाइप है। अगर देखें तो वर्क भी इसके इक्विवेलेंट लेते हैं, कार्य भी क्या लेते हैं, उसके ऊर्जा के ही तुल्य लेते हैं। ठीक है ना, और टेम्परेचर, टेम्परेचर भी किससे रिलेट कर रहा है, हीट से ही रिलेट कर रहा है। तो उसके लिए भी देखो थर्मो वर्ड यूज हो सकता है, थर्मल इक्विलिब्रियम वगैरह हम लेते हैं, आगे हम देखेंगे और भी। तो और कैसे ये एनर्जी जो है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी, उसमें ऊर्जा जो है कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है किसी भी सिस्टम के लिए। तो इस प्रकार की या ऐसी जो स्टडी होती है या इस टाइप की जो स्टडी जिसका अध्ययन किया जाता है, उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स या उष्मा गतिकी कहते हैं। देखिए अब एक चीज और बता देता हूं इसकी, कि द ब्रांच इन विच exchange of heat and incidence produced due to heat are studied। जिस भी ब्रांच में, अब वो विज्ञान की ब्रांच बोलिए, आप साइंस की ब्रांच बोलिए या फिजिक्स की ब्रांच, एक ऐसी ब्रांच, थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, एक ऐसी ब्रांच जिसमें अगर हम हीट एक्सचेंज और उस हीट से होने वाले जितने भी इंसिडेंट्स है उनका अध्ययन करना, उसी को हम उष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। देखिए कि क्या करते हैं इस उष्मागतिकी में, हम उष्मा, ऊर्जा, कार्य और तापमान का अध्ययन और ऊर्जा कैसे गति करती है, मतलब उष्मा, ऊर्जा, कार्य और तापमान का अध्ययन करना, और कैसे ऊर्जा जो है गति करती है और भौतिक प्रणालियों में कैसे वो परिवर्तित होती है, मतलब कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में वो एक्सचेंज होती है, एक रूप से दूसरे रूप में कैसे परिवर्तित होती है। तो ऐसी शाखा जिसमें उष्मा के आदान प्रदान तथा उष्मा के कारण उत्पन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उष्मा का आदान प्रदान यही है, देखो उष्मा का आदान प्रदान गति की वही थर्मोडायनेमिक्स होती है। तो जिसमें भी आदान प्रदान उष्मा का होगा, जब भी उष्मा का आदान प्रदान होता है वो थर्मोडायनेमिक्स में या उष्मा गतिकी में ही आता है। तो उससे क्या क्या घटनाएं हमको या क्या क्या किसी कुछ भौतिक राशियों में परिवर्तन देखने को मिलता है और उन परिवर्तन से हमको क्या चीज नहीं मिलती है, उसका अध्ययन करना ही थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी कहलाता है। अब देखिए उष्मागतिकी का अगर हमको अध्ययन करना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई सिस्टम चाहिए। जैसे ये देखो किसी भी सिस्टम में कैसे या किसी भी निकाय में वो कैसे क्या परिवर्तन कर रहा है, तो निकाय तो चाहिए हमको। तो निकाय क्या होता है, निकाय उष्मागतिक निकाय, निकाय सिर्फ नहीं, कौन सा निकाय, उष्मागतिकीय निकाय,
तो देखिए उष्मागतिकीय निकाय किसको बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उष्मागतिकीय निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब ये क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम अध्ययन करना है अगर किसी चीज का, तो हमको कोई ना वस्तु तो लेनी पड़ेगी। किस पे अध्ययन करेंगे? तो एक ऐसा निकाय जिस पर हम उष्मागतिकीय या उष्मागतिकी का अध्ययन करना चाहते हैं कि भाई उसमें उष्मा का परिवर्तन, अगर हम उसको उष्मा दे या उसमें उससे उष्मा ले, मतलब उसको हीट ट्रांसफर करें या उससे हीट निकाल रहे, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। तो परिवर्तन किस में देखने को मिलेगा? किसी न किसी निकाय में। तो हमको एक ऐसा निकाय लेना पड़ेगा जिस पर हमको क्या करनी है? उष्मागतिकी का अध्ययन करना है। मतलब हीट एक्सचेंज के कारण जो भी उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, मतलब उष्मा परिवर्तन के कारण या उष्मा स्थानांतरण के कारण उसमें जो भी परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है उस सिस्टम में, वो उसको अध्ययन करने के लिए हमको जिस भी वस्तु की या जिस भी निकाय की आवश्यकता होती है उसको हम उष्मागतिकीय निकाय या थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है उसकी भी डेफिनेशन में आपको अलग से एक स्लाइड में लेके उसमें नोट करवा दूंगा आपको। चलिए, अब देखो सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में ले रहे हैं हम, मतलब निकाय और परिवेश। निकाय और परिवेश के बारे में ले रहे हैं। अब देखिए निकाय क्या है, परिवेश क्या है। देखो सिस्टम किसको बोलेंगे? वही थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसको हम निकाय, कौन सा? उष्मागतिकीय निकाय। कौन सा ले रहे हैं हम? उष्मागतिकीय निकाय। देखिए सिस्टम क्या होता है? द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स बीइंग स्टडीड। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स मतलब पूरे यूनिवर्स में से जिस भी एक पार्ट का हम अध्ययन कर रहे हैं, अब वो पूरे यूनिवर्स में किसी का भी हम ले सकते हैं। ठीक है, छोटा सा एक वस्तु भी ले सकते हैं, ये भी थर्मोडायनेमिक निकाय ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या बहुत बड़ा सिस्टम कोई भी एक बड़ा निकाय भी ले सकते हैं। तो वो भी एक, मतलब पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा भाग जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें उष्मा का परिवर्तन करने से उसमें जो भी परिवर्तन देखने को हमको मिल रहा है उसके बारे में अध्ययन करना। वो जो जिसके बारे में हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस पर अध्ययन कर रहे हैं या जिस पर स्टडी कर रहे हैं, वो यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक मतलब पूरे ब्रह्मांड में से जो भी भाग जिस पर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, हीट के एक्सचेंज के बारे में या उष्मा के आदान प्रदान से जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, तो जिस भी एक भाग पर हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे, उसका थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलेंगे। आप चाहो तो उसको आप थर्मोडायनेमिक ना भी बोलो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स भी ले रहे हैं हम, तो उष्मागतिकी की उसको निकाय बोलेंगे या सिर्फ निकाय भी आप कह सकते हैं। तो देखिए निकाय क्या है? उष्मागति निकाय ब्रह्मांड के जिस भाग का अध्ययन किया जा रहा है, किसके लिए? उष्मा स्थानांतरण के लिए। ठीक है ना, यही बताया मैंने आपको, जिसमें उष्मा क्या करती है? देखो ये एक्सचेंज होती है और ये देखो आदान प्रदान होती है ना। तो उष्मा के आदान प्रदान जिस भी हम निकाय के लिए या जिस भी भाग, इस पूरे ब्रह्मांड के जिस भाग के लिए कर रहे हैं उसको हम सिस्टम बोलेंगे या उष्मागतिकीय निकाय बोलेंगे। अब बाकी जो बचता है वो सराउंडिंग से। सराउंडिंग का मतलब आपको पता है, परिवेश, अपने आसपास की चीज, है ना। तो परिवेश कौन सा होगा? थर्मोडायनेमिक्स में जो हमने सिस्टम लिया है पूरे ब्रह्मांड के, जो हमने सिस्टम लिया है, जो भी एक ब्रह्मांड का हमने एक भाग लिया था जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं, उसके अलावा जितनी भी चीज बचती है पूरे ब्रह्मांड की, वो क्या हो गई? सराउंडिंग हो गई, परिवेश हो जाएगा। किसके लिए? थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागति के लिए। देखिए एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। मतलब सिस्टम को छोड़ के जो भी बचता है वो सारी क्या चीजें? सराउंडिंग है। मतलब देखिए क्या है परिवेश, सिस्टम को, सॉरी सराउंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिवेश। परिवेश क्या है? सिस्टम के बाहर सब कुछ, सिस्टम के बाहर जो भी बचता है, जो ब्रह्मांड का हमने एक भाग लिया, उसके अलावा जितना भी ब्रह्मांड का भाग बचता है वो क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये परिवेश कहते हैं इसको। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं? टाइप ऑफ सिस्टम। अब देखो सिस्टम ले लिया हमने, कौन से? थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिए, है ना। कौन से होते हैं? जिस भी भाग पर हम अध्ययन कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक, मतलब हीट एक्सचेंज करके या उष्मा का आदान प्रदान करने से उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि भाई हाँ क्या क्या चीजें परिवर्तित हो रही है उष्मा देने से। सबसे पहली चीज तो उष्मा देने से क्या होगा? ताप में परिवर्तन होगा, ये तो फैक्ट है, होना ही होना है। जब उष्मा देंगे तो ताप बढ़ेगा, अब उष्मा लेंगे उसमें से, किसी वस्तु में से, तो ताप कम होगा। तो ताप का एक्सचेंज या ताप का जो टेम्परेचर का जो चेंज है वो तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। किसकी वजह से? हीट की वजह से, हीट एक्सचेंज की वजह से या उष्मा स्थानांतरण की वजह से ताप तो बढ़ेगा। अब जब भी किसी वस्तु का ताप बढ़ाते हैं
तो उसके कणों की जो भी हम वस्तु ले रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी वस्तु, कोई भी जो निकाय ले रहे हैं हम, सिस्टम ले रहे हैं, उसको अगर हम हीट देंगे या हीट उससे लेंगे, तो हीट जब देते हैं तब उसके जो, जैसे एक निकाय लेते हैं, मान ले इसमें पानी भरा हुआ, अब इस पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे चेंज होने की, मतलब बढ़ेगी, उनके कणों के बीच की दूरी जो है इसके, वो क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ के वो क्या हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। दूरी बढ़ेगी क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उनकी गतिज ऊर्जा जो है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और बढ़ के फिर कहाँ उठती है, वो ऊपर, तो वाष्प बनती है, तो वो वाष्प कहाँ उठती है, ऊपर की तरफ। तो वाष्प क्यों बनेगी इस पानी की, क्योंकि हमने जिसको हीट दी है, मतलब हीट किया है, इसको गर्म किया है, तो गर्म करेंगे मतलब हीट दे रहे हैं उसको, तो हीट देने से उसका ताप बढ़ रहा है, बढ़ने से क्या हो रहा है, इसके कणों की गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। बढ़ रही क्यों, क्योंकि पहले कम थी स्थितिज ऊर्जा, जब पानी रुका हुआ तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, अधिकतम है। अब धीरे धीरे जब हम उसको हीट देंगे, गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होगी, ठीक है ना, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जो ज्यादा पहले पोटेंशियल एनर्जी थी रुके हुए उसकी, वो ही पोटेंशियल एनर्जी अब किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। किसकी वजह से हो रही है, जो बाहर से हम और ऊर्जा दे रहे हैं उसकी वजह से, तो उसका कुछ भाग ये क्या करेगा, इसकी पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी में चेंज करने में खर्च करेगा, और बाकी जो है वो जो भी इससे चीज मिलती है वो आगे हम देखेंगे क्या चीज मिलती है, ठीक है ना। इसीलिए हम कहते हैं ऊर्जा जो हमेशा क्या रहती है, संरक्षित रहती है, ठीक है ना। अब देखो तो हमने क्या कर रहे हैं, अब निकाय के प्रकार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिस्टम आ गया, वैसे यहाँ पे निकाय के प्रकार क्या है, कितने सिस्टम, कौन सा निकाय, हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले रहे हैं। थर्मोडायनेमिक बोले तो उष्मागतिकीय निकाय ले रहे हैं, कौन से हैं, जो भी मैंने बताया, उष्मागतिकीय निकाय के प्रकार, उष्मागतिकीय निकाय के प्रकार। अभी देखिए मैंने क्या बताया आपको, सिस्टम या निकाय क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम या उष्मागतिकीय निकाय किनको बोलते हैं, ऐसे ब्रह्मांड का एक भाग, तो ब्रह्मांड का वो भाग ले लिया, लेकिन वो जो भाग हम ले रहे हैं ब्रह्मांड का, वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर क्या क्या चीजें कर रहा है वो, तो उसके भी अलग अलग भाग हो सकते हैं, किस प्रकार का है वो, ठीक है ना। तो निकाय के भी क्या होंगे, प्रकार होंगे, कैसे होंगे, देखो कौन कौन से प्रकार हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, दो और टाइप होते हैं, वो भी मैं लिख लेता हूं यहाँ पे हॉबी में हम दो और होते हैं, ये तो हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये हो गया थर्ड, और अब फोर्थ वाला लिख रहा हूं मैं, और फिफ्थ इधर ही कहीं लिख लूंगा मैं ठीक है। देखिए तो फोर्थ वाला जो है उसका टाइप क्या है, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, या मैक्रो सिस्टम भी ले सकते हैं सिर्फ, और एक होता है माइक्रो सिस्टम या माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, एक तो होता है सूक्ष्म निकाय, माइक्रोस्कोपिक को बोलते हैं सूक्ष्म निकाय, और मैक्रोस्कोपिक को हिंदी में बोलते हैं, चलो इसको भी मैं भी बता दूंगा हिंदी में क्या बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक को। ये तो हो गया सूक्ष्म निकाय, और ये है आई थिंक, चलो अभी बताता हूं मैं आपको, चलिए। तो ये 5 टाइप के माइक्रोस्कोप, सॉरी टाइप ऑफ सिस्टम होते हैं, उष्मागतिकीय निकाय के प्रकार होते हैं 5 प्रकार के। देखिए कौन कौन सा है, एक तो है ओपन सिस्टम, जिसको हम खुला निकाय भी कहते हैं। अब खुला निकाय मतलब जो ब्रह्मांड का हमने भाग माना था, वो खुला निकाय कब होगा, है ना, खुला निकाय, खुला निकाय वो होगा जो क्या करेगा, ओपन सिस्टम विच इज एक्सचेंज हीट एंड मैटर, जो क्या करेगा, खुला निकाय वो है जो उष्मा और पदार्थ दोनों का क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। मतलब ऐसा निकाय जो पदार्थ, जिस भी पदार्थ से वो बना हुआ है, वो पदार्थ भी क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, मतलब प्रदान कर सकता है, या फिर आदान प्रदान पदार्थ का भी कर सकता है, या वो उष्मा भी क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। मतलब जो हीट और मैटर दोनों का एक्सचेंज करता है उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। नेक्स्ट देखिए क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, ऐसा सिस्टम
विच एक्सचेंज एनर्जी ओनली, मतलब सिर्फ हीट ट्रांसफर करेगा। अब कौन सी एनर्जी ले रहे हैं हम, एनर्जी का कौन सा पार्ट ले रहे हैं, उष्मा का, जो सिर्फ उष्मा या हीट ही एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। सिर्फ एनर्जी कौन सी, हीट एनर्जी ही सिर्फ जो एक्सचेंज करेगा, ऐसा ब्रह्मांड का भाग जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं जो सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ हीट ही एक्सचेंज करेगा, बंद निकाय कहलाता है या क्लोज सिस्टम कहते हैं। जो केवल ऊर्जा का ही आदान प्रदान करेगा, कौन सी ऊर्जा, उष्मा का ही आदान प्रदान करेगा, उसको हम क्लोज सिस्टम या बंद निकाय कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या ले रहे हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड, ये चीज, ये वर्ड अगर आप देखें ना, जिसको बोलते हैं पृथक। अब पृथक क्या होता है, जो अकेला रहता है, जिसको कोई लेना देना नहीं होता किसी से, तो ये भी वही चीज है, आइसोलेटेड सिस्टम विच एक्सचेंज नाइदर हीट और मैटर, जो ना तो नॉर, नाइदर हीट नॉर मैटर, मतलब जो ना तो क्या करेगा, उष्मा का आदान प्रदान करेगा, ना ही पदार्थ का आदान प्रदान करेगा। मतलब ऐसा सिस्टम, जो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, जो ना तो हीट एक्सचेंज करेगा, ना ही मैटर का एक्सचेंज करेगा। देखो ओपन क्या कर रहा था, हीट और मैटर दोनों कर रहा था, क्लोज क्या कर रहा था, सिर्फ हीट ट्रांसफर कर रहा था। और आइसोलेटेड जो दोनों ही नहीं करेगा, ना तो हीट ट्रांसफर करेगा, ना ही मैटर का ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, देखो पृथक निकाय बोलते हैं। न तो वो क्या करेगा, उष्मा, और न ही पदार्थ का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर जाते हैं कि वो ना तो पदार्थ का आदान प्रदान करेगा, जिस भी पदार्थ का वो बना है, अपना पदार्थ किसी को देगा ही नहीं, मतलब ट्रांसफर नहीं करेगा, और ना ही वो अपनी हीट भी किसी को या उष्मा भी किसी को प्रदान करेगा, एक्सचेंज नहीं करता। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए दो प्रकार मैंने और बताए हैं, ठीक है ना। कौन सा है, एक तो मैक्रोस्कोपिक और एक है माइक्रोस्कोपिक, या मैक्रो सिस्टम या माइक्रोस्कोपिक ना भी लिखो तो भी चलेगा। एक तो होता है मैक्रो सिस्टम और एक होता है माइक्रो सिस्टम, ठीक है ना। अब माइक्रो वर्ड तो आपको पता है, सूक्ष्म निकाय। सूक्ष्म निकाय कैसे होते हैं, ऐसे निकाय, अब देखो थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम निकाय तो ले रहे हैं, लेकिन वो निकाय मैंने अभी बताया वो किससे मिलकर बना होता है या कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो कोई भी लो, ठोस लो, द्रव लो या गैस लो, सभी ये जो निकाय, जो भी ये द्रव्य जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, हर एक जो भी वस्तु जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती है, जिनको हम परमाणु कहते हैं या अणु कहते हैं, ठीक है ना। अब परमाणु जो है, तो परमाणु है, परमाणु से मिलकर बनी होती है, जो किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, या किसी भी सब्सटेंस की स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, उसको हम, किसी भी मैटर की, उसको हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। जो सबसे न्यूनतम छोटी इकाई जो होती है उसको हम परमाणु कहते हैं। तो देखिए अगर परमाणु आधारित अगर अध्ययन किया जाएगा, जैसे जो भी हम सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, उसके सिर्फ परमाणु हीट देने पर उसके परमाणु की कितनी ऊर्जा में चेंज मिल रहा है या ऊर्जा में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, उसकी परमाणु पर परमाणु उसके तापमान में या उसके दाब में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करना, जिस भी ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे या मैक्रो सिस्टम बोलेंगे। मतलब ऐसा उष्मागति के निकाय जिसमें ऐसा उष्मागति की निकाय जिसमें परमाणु स्तर पर क्या किया जाता है, हीट एक्सचेंज या उष्मा स्थानांतरण की वजह से जो भी परिवर्तन उसमें देखने को मिल रहे, तो उनका परमाणु स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार के थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहते हैं। अब देखो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, सूक्ष्म निकाय। मतलब परमाणु ले लिया अभी हमने, परमाणु के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं, एक परमाणु के अंदर भी, जैसे एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इनके लेवल तक, इनके स्तर तक अगर हम ऊष्मा का आदान प्रदान करने से उसमें क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका ताप कितना परिवर्तन हो रहा है, इनके स्तर तक अगर हम अध्ययन करते हैं, तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे, सूक्ष्म निकाय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूक्ष्म निकाय। चलिए, तो
ये चीज थी, ये सारी देखो हमने क्या लिया है थर्मोडायनेमिक्स में, जो जो चीज हमको सिस्टम क्या मिलता है, सराउंडिंग क्या मिलती है, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं, वो सारी चीजें ले ली हमने, ठीक है ना। अब ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक की डेफिनेशन में अलग स्लाइड लेके ले लूंगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी देखिए तो मैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इसका भी बता देता हूं आपको। देखिए तो दो जो सिस्टम हमने लिए थे, और पहला जो था वो मैक्रो था, मैक्रोस्कोपिक या मैक्रो सिस्टम भी कह सकते हैं, और दूसरा जो था वो माइक्रोस्कोपिक था। जैसे मैंने बता ही दिया आपको कि क्या होते हैं ये दोनों, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। चलिए तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम किसको बोलेंगे? द सिस्टम इन विच, कौन सा सिस्टम? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब वो नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, वो आप अंडरस्टैंडिंग है। चलो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख लेता हूं। पहला जो है वो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रो सॉरी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है। और दूसरा जो वो हम ले रहे हैं माइक्रोस्कोपिक। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक क्या होता है वो मैं बता देता हूं। द सिस्टम इन विच द सिस्टम इन विच the change in physical quantity studied at atomic level is known as मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है ना। तो देखो कैसा सिस्टम? द सिस्टम इन विच द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी स्टीरियर एट एटॉमिक लेवल, मतलब परमाणु स्तर पर या एटॉमिक लेवल पर अगर किसी सिस्टम के लिए उसमें जितना भी हीट एक्सचेंज की वजह से क्या, या उष्मा स्थानांतरण की वजह से जो भी चेंज देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलेंगे। ठीक है ना। अभी देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। मैक्रोस्कोपिक को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी याद आ जाएगा मेरे को, तब तक देखो पहले इंग्लिश मीडियम में ये दोनों मैं आपको बता देता हूं। माइक्रोस्कोपिक क्या होता है? अब देखो मैक्रो में हमने क्या लिया, एटॉमिक लेवल तक, तो माइक्रो में क्या होगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल तक हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब देखो द सिस्टम इन विच द चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी स्टडीड एट एटॉमिक लेवल इज नोन एज मैक्रोस्कोपिक, एंड द सिस्टम in which the change in physical quantity studied at subatomic particles level ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब दोनों में एक्सचेंज ऑफ हीट तो होगा ही, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट इज नोन एज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है ना। अब देखो माइक्रोस्कोपिक को तो हम बोलते हैं क्या,
सूक्ष्म निकाय। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म निकाय। क्या बोलते हैं हम? सूक्ष्म निकाय। और मैक्रोस्कोप को बोलते हैं स्थूल निकाय। याद आ गया। चलिए, तो इसको बोलते हैं हम स्थूल निकाय। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हिंदी में भी इसको लिख लेता हूं अगली स्लाइड में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अब देखो, पहला जो है उसको हम बोलते हैं स्थूल निकाय। अब स्थूल निकाय बोले तो ऐसा निकाय जिसमें वह निकाय जिसमें सॉरी वह निकाय जिसमें उष्मा स्थानांतरण के फलस्वरूप उष्मा स्थानांतरण के फलस्वरूप उसकी भौतिक स्थिति या राशि भी लिख सकते हैं। भौतिक राशि या राशियों में परिवर्तन का अध्ययन परमाणुवीय स्तर तक किया जाए। परमाणुवीय स्तर तक किया जाए तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे? स्थूल निकाय बोलेंगे। और दूसरा हमने कौन सा लिया था? सूक्ष्म निकाय लिया था। क्या लिया था? सूक्ष्म निकाय। तो देखिए सूक्ष्म निकाय क्या होता है? सॉरी, सूक्ष्म निकाय किसको बोलते हैं? जिसमें परमाणुवीय नहीं, परमाणु से भी छोटे कण कौन से होते हैं? ये क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो परमाणु के ही भाग है ना, जो परमाणु के अंदर रहते हैं। ठीक है ना? तो इस स्तर तक अगर हम स्टडी करते हैं या जो भी अध्ययन करते हैं उसको हम सूक्ष्म निकाय कहते हैं या स्थूल निकाय कहते हैं। अब देखो, स्थूल निकाय को हमने क्या लिया? परमाणु के आधार पर लिया। अभी हम क्या ले रहे हैं? अभी हम क्या ले रहे हैं? देखो, सूक्ष्म निकाय। चलिए, अब देखिए सूक्ष्म निकाय क्या है हमारे पास? वह निकाय जिसमें उष्मा स्थानांतरण के फलस्वरूप उसकी भौतिक स्थिति या भौतिक परिवर्तन भी ले सकते हैं। उसके भौतिक परिवर्तन का अध्ययन या भौतिक राशियों में परिवर्तन का अध्ययन, एक ही बात है। अध्ययन उप परमाणु स्तर पर किया जाए तो ऐसे निकाय को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म निकाय बोलेंगे। ठीक है ना? देखो, परमाणु स्तर पर अगर किया जाता है तो स्थूल निकाय, और उप परमाणु मतलब उनसे परमाणु के अंदर रहने वाले कण जो परमाणु से छोटे होंगे, तो उन निकाय के लिए जो सूक्ष्म, जैसे माइक्रोस्कोप भी हम लेते हैं, मतलब सूक्ष्म कणों को देखने के लिए, बड़ा देखने के लिए कि क्या है उसके अंदर चीजें। ठीक है ना? तो वो इसीलिए इसको माइक्रोस्कोपिक लेते हैं और उसको हम बोलते हैं स्थूल निकाय। अब जैसे आप अगर फोन यूज करते हैं तो पास का कोई ऑब्जेक्ट का फोटो लेना होता है ना, तो वो मैक्रो लेंस इसमें काम आता है। तो वो मैक्रो लेंस मतलब ज्यादा छोटी चीज नहीं, लेकिन फिर भी पास की चीज को, कोई छोटी सी चीज उसकी डिटेल अगर देखनी हो, अगर और भी ज्यादा पास में देखना हो तो हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल तक ले जाते हैं, जो माइक्रो लेंस का उसमें यूज किया जाता है। चलिए, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए, अभी देखिए अपने आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्या लिया है? जितनी भी निकाय थे, निकाय के प्रकार ले लिए हमने। देखियो थर्मोडायनेमिक्स क्या होते हैं वो भी हमने ले लिया, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिस्टम क्या क्या है, ये सारी चीजें। तो आज मैं एक बेसिक सी सारी चीजें बता रहा हूं आपको, और इसको और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे
कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए एक्सचेंज ऑफ हीट्स के कारण क्या क्या होता है, सारे डेली लाइफ में कैसे क्या चीज होती है, सारे मैं अच्छे से बताऊंगा आपको। बस आपको अच्छे से सुनना पड़ेगा, अच्छे से समझना है, तो अच्छे से आपको देखना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए अब इसमें हमने स्थूल और सूक्ष्म निकाय ले लिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियां ले रहे हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में काम आती हैं। इन क्वांटिटीज या इन राशियों के अलावा अगर हम देखने जाए, इनके बिना बहुत उष्मागतिकी का अध्ययन हम अच्छे से नहीं कर सकते। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, क्या क्या है हमारे पास, महत्वपूर्ण भौतिक राशियां जो है, क्वांटिटी क्या क्या है। सबसे पहले देख रखिए, देखिए आपके पास टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप बताइए, आप टेम्परेचर तो आपको पता ही है क्या होता है। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। तापमान क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई वस्तु कितनी गर्माहट दे रही है या कितना ठंडापन उसका है, उसका जो मेजरमेंट होता है, उसका मापन करना ही हमको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर या तापमान कहते हैं। मतलब गर्माहट तथा ठंडेपन का मापन ही टेम्परेचर या तापमान कहलाता है। दूसरी राशि देखो क्या है हमारे पास, हीट है, जो जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे। हीट के एक्सचेंज के कारण, हीट के बिना उष्मागतिकी नहीं हो सकती, नहीं अध्ययन कर सकते हम। उष्मागतिकी वर्ड हीट से ही आता है, हीट एक्सचेंज, उसी को हम उष्मागतिकी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हीट क्या है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड डिनोट्स द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्या है ये, ऊर्जा का एक रूप है जो किसी भी वस्तु के ताप का निर्धारण करती है, ठीक है ना। क्या है, उष्मा। मैंने आपको बताया था ऊर्जा का एक रूप है। जब ये उष्मा किसी पे जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता है, और उसके उस परिवर्तन के कारण हम उसको उसके क्या उससे हमको चीज मिल सकती है, ठीक है ना। वो भी मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। जैसे कि जिस भी वस्तु को या किसी भी सिस्टम को, किसी भी निकाय को हम उष्मा देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। तापमान में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, आयतन में हो सकता है, टेम्परेचर में हो सकता है, और प्रेशर में या दाब में भी इनमें परिवर्तन हो सकता है। तो उनके परिवर्तन से हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन उनका यूटिलाइज कैसे करना है, तो उससे हमको वर्क डन भी मिल सकता है। तो ये सारी चीजें और डिटेल में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको ये चीज पढ़ने में। देखिए तो ऊर्जा का ही एक रूप है जो किसी वस्तु के ताप का क्या करता है, निर्धारण करता है। उसमें क्या है, एक ऊर्जा का रूप है जो क्या बताता है, क्या बताता है, जो टेम्परेचर को ही डिनोट करता है, तापमान को डिनोट करता है, निर्धारण करता है। दूसरी चीज देखिए वर्क। वर्क आप पढ़ते आ रहे हैं, कार्य क्या होता है, कार्य को हम एनर्जी के इक्विवेलेंट लेते हैं, एनर्जी के इक्विवेलेंट लेते हैं। जब कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी वस्तु में तो उससे हमको कार्य मिलता है। क्यों, क्योंकि जब हम कोई एनर्जी किसी को देंगे, अब एनर्जी जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर होती है तो वहां बल लगता ही लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम हीट एनर्जी दे रहे तो यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रकार का बल लगेगा, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके कणों के बीच की दूरी परिवर्तित होती है। तो जितनी भी परिवर्तित दूरी जो परिवर्तित हो रही है, मैंने आपको स्टार्ट इससे पिछले वाली में बताया था, बिना बल के कोई भी वस्तु गति नहीं करती, तो कोई ना कोई बल वहां पे जरूर लगता है। तो एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स, तो किसी बल के कारण जितनी भी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं या कार्य बोलते हैं। वर्क या कार्य बोलते हैं। तो देखो क्या है, बल द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण, ठीक है ना। कौन सा बल लगता है, कैसे बल, और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे हम। एक चीज और आती है, देखो ये आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक या उष्मागतिकी के प्रथम नियम में देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब वो भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं क्योंकि ये क्वांटिटीज जो है आगे हमारे काम बार बार आ सकती है, इसलिए इनकी क्या डेफिनेशन है वो मैं सारी आपको बता रहा हूं। देखिए इंटरनल एनर्जी क्या है, आंतरिक ऊर्जा जिसको बोलते हैं, कि जो भी हम निकाय ले रहे हैं उसकी आंतरिक ऊर्जा। अब आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, जैसे ये ही बोतल है, अब इसमें पानी भरा हुआ, ये जो निकाय ले रहे हैं मान लो, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है पानी भी, H2O कहते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे इसके अंदर। तो इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी भी होगी। अब कैसे इंटरनल एनर्जी, देखिए अब मान लो उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या ये जो पानी इतना है उसको हीट देते ही पूरा ये गर्म हो जाएगा, यहाँ कुछ टाइम लगाएगा, थोड़ी और एनर्जी उसको चाहिए। एक तो हम इतना सा पानी लेते हैं और एक इतना बोतल वाला पानी, तो ज्यादा पहले गर्म कौन होगा, जो कम पानी ले रहे हैं,
है ना। क्यों? क्योंकि उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज करने में हीट कम चाहिए, उष्मा कम चाहिए, उनके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अब उनकी आंतरिक ऊर्जा कौन सी? वही जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होती है, वो इसकी आंतरिक ऊर्जा होती है कि इसके कणों की कितनी ऊर्जा है, वो कितनी ऊर्जा लेके बैठे हैं, कहने का मतलब वो उनकी आंतरिक ऊर्जा है। तो आंतरिक ऊर्जा जितनी है वो उतनी रहेगी। अब उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे? बाहर से कोई ऊर्जा या कार्य या बल देके, ठीक है ना। तो यही चीज है। तो इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा क्या होता है? देखिए, टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कुल सूक्ष्म ऊर्जा जो है कणों की, यही मैंने अभी बताया आपको, कणों की ऊर्जा जितनी भी कुल ऊर्जा है वो इसकी क्या है? इंटरनल एनर्जी है। अब चाहे वो उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ले, रुका हुआ है तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, बोले तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और अगर गतिशील है तो गतिज ऊर्जा के रूप में या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रहेगी। और देखो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, और अच्छे से देखिए, चेंज इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी सिस्टम को या किसी भी निकाय को हम जितनी भी ऊर्जा दे रहे हैं, उससे उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हो रहा है वो किसके बराबर होगा? उसकी आंतरिक ऊर्जा के बराबर होगा। तो क्या है कि किसी निकाय के कणों की स्थिति तथा गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, ठीक है ना, वो भी कैसे? उष्मा देने से, है ना। तो बिना कुछ एनर्जी दिए तो कोई एनर्जी में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पानी रुका हुआ है, इसको अगर मैं एक्सटर्नल कोई एनर्जी दूं ही ना, बाहर से कोई ऊर्जा या बल नहीं दूं, तो क्या ये इसकी ऊर्जा में परिवर्तन करेगा? नहीं करेगा। तो जब तक कोई प्रकार की दूसरी ऊर्जा उसको नहीं दी जाती या बल नहीं दी जाता, उसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए और एक चीज है, एक है प्रेशर, जिसको हम दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाब, ठीक है ना। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो पढ़ते आ रहे आप, है ना। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। पी क्या होता है? एफ अपॉन ए। जितना क्षेत्रफल ज्यादा होगा दाब उतना ही कम होगा, मतलब जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम लगेगा, तो फोर्स भी उस पर क्या लगेगा? कम। अगर एरिया को कम कर दे तो प्रेशर ज्यादा लगता है। जैसे पानी बहता है पाइप में, पाइप अगर उसकी पाइप का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्षेत्रफल जो है जहां से वो बह रहा है, वो अगर उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर ज्यादा है तो उसका प्रेशर क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन वही अगर उसी लिक्विड को हम पतले पाइप में से अगर गुजारे तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स भी उसका पार्टिकल्स पर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर क्या कहता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम कर दिया अगर तुमने तो प्रेशर हो जाएगा कम, या फिर और फोर्स भी उनके कणों का क्या हो जाएगा? बल भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दूसरी क्या चीज है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? आयतन। पढ़ते आ रहे हैं आप। स्पेस ऑक्यूपाइड, कोई भी सिस्टम कितना जगह घेर रहा है, मतलब कुल घेरा गया स्थान जो है किसी निकाय द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसका आयतन बोलते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। कितना स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया है। जैसे मैटर के लिए हम डेफिनेशन बोलते हैं ना, एवरीथिंग हैज एवरीथिंग व्हिच इज ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। लेते कि नहीं लेते? वही चीज। तो वॉल्यूम क्या है? वही कितना ऑक्यूपाई इसने कोई भी सिस्टम जो है, जितने भी कण है उसने कितनी जगह घेरी है उन कणों ने, तो उसी को हम उसका आयतन कहते हैं। लेकिन एक चीज अब ध्यान रखना कि ये जो तीन क्वांटिटी जो है ना, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, तापमान, दाब और आयतन, ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है ना। उष्मागतिकीय पैरामीटर्स इनको कहते हैं। इन क्वांटिटी या इन राशियों के अलावा, इन राशियों में ही जब उष्मा का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कोई भी एक सिस्टम ले लिया अपन ने, ये कोई भी एक निकाय लिया हमने, उष्मागतिकी निकाय है ये। क्यों कह रहे हैं इस पर? उष्मागति का हम अध्ययन करेंगे। अब इसको अगर हम कुछ हीट देते हैं, कुछ भी अगर हीट देंगे तो उसके कौन कौन सी भौतिक राशियों में परिवर्तन होगा? इन सब में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन उष्मागतिकी का अगर अध्ययन करना है तो आपको इन तीन राशियों में परिवर्तन को तो देखना ही पड़ेगा। इसीलिए इनको थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स कहते हैं। कि अगर किसी उष्मागतिकीय निकाय की अगर आपको अवस्था बतानी है तो वो इन तीन राशियों के रूप में ही उसकी अवस्था का निर्धारण किया जाता है। उसकी स्टेट जो है वो डिनोट की जाती है। कौन कौन सा? देखो, इसको अगर हम इसको हीट देंगे, मान लीजिए बहुत सारे कण से मिलकर बना था, है ना। तो जब इसको हीट दे रहे तो उसके कणों को क्या मिलेगी? ये उष्मा के कारण ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि ये भी एक ऊर्जा का ही पार्ट है। कुछ एनर्जी इसको मिलेगी।
इसके पार्टिकल्स फिर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी गेन करके बढ़ने की कोशिश करेंगे, एक्सपेंड होने की कोशिश करेंगे, जो कि होता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो जब भी किसी को हीट मिलती, अब देखिए इसमें दृढ़ जो वस्तुएं हैं उनके लिए नहीं होगी, जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स है वो एक्सपेंड नहीं होते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। वो सीधा बर्न होके चारकोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब जल के सीधा राख बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उनमें एक्सपेंशन या वो चीजें हमको देखने को नहीं मिलती। सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस में जो रिजिड के अलावा, तो उनमें हमको ये चीजें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स को हम क्या करेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसीडर करेंगे, ब्रह्मांड के ऐसे भाग को ही लेंगे। नहीं तो रिजिड ऑब्जेक्ट अगर ले लिया, अब ऐसा नहीं कि उनके एनर्जी वगैरह में चेंज नहीं होता, होता है, लेकिन वो शो नहीं करते बाहर, क्योंकि वो रिजिड, उनका जो बताया था मैंने, दृढ़ पिंड होते हैं, उनके कणों के बीच की दूरी कभी परिवर्तित नहीं होती। अब चाहे वो हीट दो वगैरह क्या जो भी है, तो वो वैसे के वैसे रहते हैं, लेकिन खुद खत्म हो जाएंगे, या तो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, लेकिन अपने कणों के बीच की जो स्थिति है या जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं करते। तो देखो, इसको जब हम हीट देंगे कुछ, तो क्या होगा, उसके तापमान में वृद्धि होगी। क्या होगी, मान लो पहले इसका ताप T था, अब कितना बढ़ गया, T1 हो गया, तो चेंज कितना मिला हमको, T1 माइनस T। अब ताप जब वृद्धि होगी, तो मैंने बताया था तापमान बढ़ता है, हीट देने से तापमान तो बढ़ेगा, तब तापमान बढ़ेगा तो उनको गतिज ऊर्जा मिलेगी, गतिज ऊर्जा मिलेगी तो वो क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, मतलब फैलेंगे, फैलने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि इस निकाय का आयतन भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। अब मान लो डेल्टा वी, इसका आयतन पहले वी था, अब डेल्टा वी हो गया, तो टोटल कितना मिल गया, वी प्लस डेल्टा वी। तो इसका आयतन में भी वृद्धि हुई, किसकी वजह से, उष्मा या हीट देने की वजह से। और देखिए, जब आयतन बढ़ रहा है, अब ये किसी ना किसी में तो पड़ी रहेगी, चाहे वो लिक्विड है, सॉलिड है, सॉलिड है तो चलो कुछ किसी में नहीं भी पड़ी, लिक्विड है और गैस है अगर, तो जिसमें भी बड़े उसके कण फिर क्या करेंगे, जिस कंटेनर में वो पड़े हैं उसके कंटेनर की दीवारों पर क्या करेंगे, ये फिर ज्यादा दाब लगाएंगे, तो एक्सपेंड होंगे। एक्सपेंड मतलब प्रसार मिलेगा, उसमें प्रसार मिलेगा, तो उसके कण भी जिस कंटेनर में पड़े हैं, जिसमें भी वो भरे हुई है लिक्विड और गैस, वो उसको क्या करेंगे, दाब भी ज्यादा देंगे, दाब में भी क्या मिलेगा हमको, परिवर्तन मिलेगा, ठीक है ना। तो डेल्टा पी भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होगी, हमको चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, आज हमने क्या लिया है, उष्मागतिकी, ये देखिए, है ना, क्या थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, इसमें क्या क्या चीजें काम में आती है, ठीक है ना, कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं, परिवेश क्या होता है, ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की है। अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, ये भी हमने लिया, ठीक है। अब कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज यूज होती है, और उष्मा देने से कैसे किसी निकाय में इन तीनों राशियों पी, टी और वी में, मतलब दाब, आयतन और ताप में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है ना। और इनके पर देखो, परिवर्तन ये होता हमने ले लिया, लेकिन इनके परिवर्तन से और हमको क्या मिल सकता है, कार्य भी मिल सकता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन मिल सकता है। तो इनके पर और भी हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में बताएंगे, ताकि कुछ भी चीज छूटे ना, कहीं से भी अगर क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से उसका आंसर दे पाए, हमारी यही कोशिश रहती है। चलिए, तो अगर अपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो एक बार आप, मैं वापस आपको टाइम दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आगे दीजिए। अगली क्लास में हम और भी अच्छे से डिटेल में इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है उष्मागतिकी, अब जितना अगर अच्छे से सुनोगे तो और भी अच्छे से आपको पता भी चलेगा। नोट्स तो आपको मिल ही रहे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे मैं इजी वे में ही बताता हूँ, जितना आप अच्छे से इसको, मतलब याद नहीं करना है, रटना नहीं, रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही हिसाब से बताऊंगा आपको, आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, अब आगे की क्लास में हम और भी अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।